एक महीने के अंदर एक वाकये में टीटीपी की जो हमले हैं वो दुगने हो गए हैं। तो क्या हमने टीटीपी को इतनी बड़ी ताकत मान लिया है कि हमारी फौज, हमारे अस्करी इदारे उसको शिकस्त नहीं दे सकते, हमारे हसास इदारे उसको शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा हमें उनके साथ पीस ट्रूस करना पड़ेगा और हमें उनके साथ टेबल पे बैठ के उनकी शराइत के मुताबिक जिंदगी मुआहदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 17-18 तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की, वहां तक नहीं हुआ ये। कश्मीर में जो तहरीक है उन्होंने भी नहीं किया ये, उन्होंने तो खैर हथियार उठाए नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब टीटीपी के हमले बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पर जैसे डिस्कस किया जा रहा है कि तकरीबन एक ही हमले में पाकिस्तान की आर्मी के 7 जवान को शहीद कर दिया गया है या फिर 72 हुरों के पास पहुँचा दिया गया है। अब देखिए, जो अफगानिस्तान के तालिबान है ना, उन्होंने ही ये टीटीपी क्रिएट की है। अब ये जो तालिबान वाला जो ग्रुप था ना, वो उस समय पर क्रिएट हुआ था जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर रखा था। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा कि भाई हम इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान मान गया और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर कई सारे मदरसे चल रहे थे और ये तालिबान वहीं सारे पढ़ रहे थे। आज अमेरिका चला गया, आज अफगानिस्तान से रशिया चला गया है, आज अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वही तालिबान मौजूद है और पाकिस्तान भी अब ज़मीन तो अब हिला नहीं सकते, वो तो वहीं रहेगी, तो पाकिस्तान भी वहीं मौजूद है। और आज जो वही सारे तालिबान जो है ना, वो पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। ये टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके, पाकिस्तानी आर्मी को हटा दे और वहाँ पर शरिया लॉ नाफिज कर दिया जाए। मतलब शरिया लॉ की यहाँ पर उस हिसाब से मतलब कंट्री चलाया जाए। बहुत बड़े क्लैश आने वाले, दशकों तक होने वाला है बिटवीन ये टीटीपी वाले तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। और मानिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वजह से वो हिले हुए हैं और वो कितने हिले हुए हैं उसका अंदाजा आपको इससे होगा कि आज वही लोग जिनके गर्दन में सरिया था, वो तमाम लोग आज जो है वो रिवर्स गियर में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनमें असद उमर भी है उसमें, तो अब वो जो है वो सारी करके पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि ये सारी जो है वो सिर्फ जलती आग पे पानी डालने की एक कोशिश है। आग लगाने का काम इन्होंने खत्म नहीं किया। ऑपरेशन के दौरान 7 फौजी शहीद हो चुके हैं। जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा का इदारा है ISPR, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए ऑपरेशन का आगाज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुताल्लिक खुफिया इत्तला पर हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जो है इसी महीने जो है कोयटा के मस्तूंग रोड पर एक चेक पोस्ट के करीब ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें फ्रंटियर कोर के 4 एहलकार शहीद हुए। और उसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता एक बम धमाके में फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए। जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफ़गानिस्तान में, तो हम बारहा ये बात कहते रहे हैं, हमसे मुराद ज़ाहिर है हमारी हुकूमत भी और रियासत के जो टीटीपी, क्योंकि इस सारे जो हमले हैं उनकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल कर रही है। तो हुकूमत का ये मानना है कि तालिबान जो है, अफ़गान तालिबान, शायद उनको वहाँ कंट्रोल करें और जो पहले एक नेक्सस था NDS का और इंडिया का, जिसके थ्रू ये अटैक्स होते थे, वो किसी तरीके से ब्रेक हो जाए। मगर मामला बाढ़ लग गई है, खासी हद तक तकरीबन 93% काम हो चुका है, 7-8% रह गई है। मगर फिर भी ये हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, सपोर्ट बेस अफ़गानिस्तान में कुछ ना कुछ है। दाइश ने जो हमला किया था, आपको याद होगा गुज़िश्ता माह, उसमें भी ये बात आई कि दाइश की एक जगह मौजूदगी है पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक। अच्छा, आप तो अभी बात कर रहे हैं ना कि अफ़गान तालिबान के काबिज़ होने के बाद का क्या हुआ। ये सिलसिला शुरू होता है 2018 से, जब टीटीपी एक बार फिर रीयूनाइट होती है। नूर वली महसूद की ज़रात में वो होते हैं, फिर उसके 2020 में ये रीयूनाइशन होती है। अगर आप ग्राफ देखें 2019 में कुल अगर हम दहशतगर्द हमलों में देखें जहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए हैं, तो 137 एहलकार शहीद हुए थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप 2020 तक आते हैं, ये तादाद 178 तक पहुंच जाती है। अब हम हैं 2021 में और अब तक, और इसमें अभी ये ऐड नहीं किया, 134, इसको आप ऐड कर दें तो 140 से ज़ायद
चला जाता है और अभी हम सितंबर के माह और में। मुसलसल हो रहे कोई नहीं, जो है कोई ब्रेक हफ्ता नहीं ऐसा नहीं गुजरता कि जब ऐसे हमले ना हुए हों। और अब आपको याद होगा साबका कबायली इलाकों में बहुत तवातुर के साथ ये बात कही जा रही थी कि वहाँ जो है तालिबान जो है वो रीग्रुप हो रहे हैं और उनका कुछ किया जाए। जो कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर कार्रवाई का मामला है, वो पीटीपी और जो तालिबान है उनके साथ बाहमी मोहब्बत है, उनसे जुड़ा हुआ है। पीटीपी अफगानिस्तान के इलाकों में भी है और सबसे अहम बात यह है कि पीटीपी का जब भी कोई अमीर नामजद होता है या वो सेलेक्ट किया जाता है तो उस अमीर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो तालिबान है अफगानिस्तान के उनके अमीर से बैत की है। एक चीज भी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जब तालिबान के पास लोग रेफ्यूजीज की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान के इलाकों में आते हैं तो उनमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन तालिबान है और कौन टीटीपी, कौन अफगान तालिबान है और कौन टीटीपी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जाहिर है दोनों ये भी एक होते हैं, दोनों की जो लैंग्वेज एक होती है, इसलिए आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो हालिया इंक्रीज हुआ है अफगान तालिबान की जो पावर में अफगानिस्तान की हुकूमत उनके पास गई है, तो उनका जो अरूज है अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अरूज के साथ इससे जुड़ा हुआ है। तो टीटीपी उनसे पावर लेती है, जो सेफ हेवन्स कह लें, तो टीटीपी उन्हीं इलाकों में मौजूद है जहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों को कंट्रोल शुरू किया, आप इन तारीखों को लीजिए, अप्रैल से अब तक, अप्रैल में उधर अफगान तालिबान ने जो अफगान हुकूमत का आगाज किया था, तो यहाँ पर अप्रैल से ऑनवर्ड अगर आप देखना शुरू करें चीज भी हुई है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये काफी आपस में। तो ये मुझे बताइए कि मसलन जनूबी वज़ीरिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो कहा यह जा रहा था कि ये इलाका टोटली क्लियर्ड है और यहाँ पर ज़्यादा जो हमले हैं अब उनमें वो सकत नहीं रही है और शुमाली वज़ीरिस्तान का मसला बहरहाल वहाँ से आगे तक जो है बॉर्डर तक वो खासा वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो अब अगर ये हमले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और ऐसे इलाकों में जो क्लियर कर लिए गए हैं, तो इसको किस तरह से काउंटर करे हुकूमत? मशहूर साहब, बात यह है कि इलाका क्लियर कर देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मिलिटेंट दोबारा नहीं आ सकता या वहाँ पे वो मिलिटेंट जो मिलिटेंट्स की सपोर्ट रखता है और वहाँ पर आम लोगों में घुला मिला है वो खत्म हो गया, वो लोग तो उधर ही मौजूद रहते हैं, या अगर वो सरहद पार भी कर जाते हैं तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो क्लियर इलाका कर जाने का क्लेम होता है वो बिल्कुल ठीक होता है अपनी जगह पर, शायद एक वक्त तक वो दुरुस्त होता है, लेकिन आप उसे मुस्तकिल तौर पे क्लियर नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस कि आपकी विजिलेंस इतनी ज्यादा हो। और हर जगह और हर इलाके पर विजिलेंस रखना, हर इलाके को हर वक्त मॉनिटर करना, ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ वक्त के लिए बाज इलाके जब हमारी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की तो क्लियर हुए थे। इनका जो क्लेम है वो इतना गलत नहीं था, लेकिन उस क्लेम को परमानेंट बुनियाद बना लेना वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। वो कोई भी बुनियाद बनाए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, ये लिंक्ड है, इसके जो टेंटेकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। जी, मैं यही बात कर रहा था, आप अभी अफगानिस्तान भी होकर के आए हैं और वहाँ जो पाकिस्तान का कंसर्न है, बारहा अफगान तालिबान से इस बात की डिमांड की जाती रही है कि वो रोकें और उन्होंने कहा भी है ऑफिशियली कि जी हम इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के ऊपर अंदर जो हमले होते हैं उसमें इस्तेमाल ना हो। तो आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान ने किसी हद तक कुछ कंट्रोल किया है? ये खबरें कल भी आई थी कि कंधार से कोई ट्रक जो है वो तालिबान ने पकड़ा है असलहे से भरा, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो उन्होंने कंट्रोल किया है?
जी, अफगान तालिबान ने तो कल ही नहीं, इससे पहले भी 4 के करीब ट्रक पकड़े थे जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। लेकिन अफगान तालिबान एक मामले में बड़े क्लियर है, वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं इसी सांस में कि अगर सरहदी इलाकों में कोई कार्रवाई होती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि वो सरहदी इलाकों के मामले को पाकिस्तान का मामला नहीं समझते। मेरी इस हवाले से मुतअद्दिद उनके लीडर से बात हुई है। तमाम लीडर्स का इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंस है। एक तो ये है कि वो टीटीपी को कंडेम नहीं करते, दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं होने देंगे, वो उस पर बिल्कुल क्लियर करते हैं। लेकिन वो जब सरहदी इलाकों की बात होती है तो फिर उस पर सरहदी इलाकों की जरा वजाहत कर दें आप। फाटा से, साबिक फाटा से मुराद है सरहदी इलाके? वसत साहब, जब हम सरहदी इलाकों की बात करते हैं तो ड्यूरन लाइन के इर्द गिर्द का इलाका, फाटा की बात कर रहे हैं ना, फाटा की साबिक कबायली इलाके। जी जी, मैं जो पाकिस्तानी सरहद है फाटा के इलाके की बात कर रहा हूँ। और यही वो मामला है जिसके ऊपर उनका मौकफ, जो तालिबान है उनका मौकफ और जो पुरानी रजीम थी अशरफ गनी की रजीम, इन दोनों रजीम्स का मौकफ बिल्कुल यकसा। तकरीबन हर एक अफगान हुकूमत का जो मौकफ रहा है, आप वही कहना चाह रहे हैं ना कि जी ये डिस्प्यूटेड हुई है। यौमी यकजहती कश्मीर के मौके पर ट्विटर ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 200 अकाउंट्स बगैर इंतबा के बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए। ये मामला क्या हुआ? ये जो अकाउंट्स बंद होते हैं, ये क्यों बंद होते हैं, किस तरह का इसका प्रोसीजर होता है, और ये खासतौर पर इंडिया की तरफ से जो बंद हो रहे हैं, ये क्या मामला है? देखें, दो तरह से अकाउंट्स बंद होते हैं। एक तो ये कि अगर आप प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करते हैं, आप ट्विटर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो वो बंद करता है। दूसरा जो कश्मीर वाला इशू है, रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से कश्मीर पे जो अकाउंट्स पाकिस्तान में से ट्वीट कर रहे थे वो इंडिया ने बंद करवाए हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोगों को ईमेल्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट इंडिया की तरफ से लीगल नोटिस की वजह से बंद किया गया है, या आपकी ये ट्वीट रिपोर्ट की गई है, आप ये ट्वीट डिलीट करेंगे तो आप और इसमें मेंशन होता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की वजह से हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं या हम आपकी ये ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। सो वो एक तो ये है कि इंडिया उसमें पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में ट्विटर के ऑफिसेज भी हैं, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो एक ट्वीट रेस करते हैं और ट्विटर उस पर एक्शन ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कोई तरीकाकार अब है ही नहीं कि हम ट्विटर से इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट करें, या कोई ऐसा इदारा हो, कुछ हो कि हम बताएं उनको कि भाई ये ट्वीट है, ये प्रॉब्लम है, इसको बंद कर दें। हमारा बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने ये ट्वीट किया तो इसको बंद कर दें, लेकिन हम एज अ कंट्री ट्विटर के साथ पीटीए के थ्रू रेस कर सकते हैं और पीटीए टच भी है। फिर हमारे नेशनल आईटी बोर्ड के वो शबात अली शाह साहब ने लास्ट टाइम ट्विटर को खत भी लिखा था कि जो अकाउंट सस्पेंड हुए थे उसके बाद कुछ अकाउंट्स रीस्टोर भी किए गए, लेकिन अभी तक हमारा वो लाइजॉन वैसा इंटरेक्शन नहीं है जैसा इंडिया के साथ ट्विटर का है, क्योंकि वहाँ पे लोकल ऑफिसेज तो हुकूमत कोई हमारे यहाँ कोई इक़दाम ले रही है कि ट्विटर के ऑफिसेज यहाँ पर आए, कोई प्रेजेंस हो उसकी पाकिस्तान में? काफ़ी अरसे से बहस जारी है और ट्विटर के साथ बातचीत भी पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई टेंजिबल इक़दाम नजर नहीं आते। अच्छा, अब जो मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट चल रहा है उसको सस्पेंड होने से कैसे बचाना है, और अगर वो सस्पेंड हो जाए तो वापस कैसे लेकर आना है, वो तरीका बताएं। देखिए, अगर तो वो सस्पेंड हो गया है तो फिर तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ लें, फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर 90% चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा। और अकाउंट सस्पेंड बेसिकली 2-3 वजूहात की वजह से होते हैं। जैसे पाकिस्तान में, उसमें हमारा भी कसूर है प्लेटफॉर्म के साथ साथ कि हमारे बहुत सारे लोग मल्टीपल अकाउंट चलाते रहे, बहुत सारे फेक अकाउंट चलाते रहे। ये टर्किश आप देखते हैं कि कोई खातून है ट्विटर पर, वो कहती है मैं पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती की एम्बेसडर हूँ। नहीं तो वो तो इंडिया में भी बहुत से ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं लेकिन होते ऑपरेट हो इंडिया से। क्योंकि ट्विटर के ऑफिसेज इंडिया में, तो वहां पे चीजें कंट्रोल में। पाकिस्तान में हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमारे एक दोस्त है आप सब, उन्होंने ऑफिसेज के अकाउंट्स के लिए फोन ही अलग रखा हुआ था और अपने पर्सनल अकाउंट के लिए उन्होंने फोन अलग रखा हुआ है। सो हमारा जो मसला ये है कि हम मल्टीपल अकाउंट चला रहे हैं, एक ही नंबर पे, एक ही ईमेल एड्रेस पे, एक ही आईपी पे। जब आप ट्विटर का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो ट्विटर आपके फ़ोन का मैक, आपका इंटरनेट, हालांकि हत्ता कि आपके वाईफाई नेटवर्क को भी लॉक करता है कि आप वहां से और कितने मल्टीपल अकाउंट्स ना चलाएं। मल्टीपल अकाउंट्स एक फ़ोन से ना चलाएं, और उसके बाद जो भी उन अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल्स और नंबर्स, वो अलग रखें। और जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर आप 2-3 बार अपील करें, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप अपील करने के बाद पीटीए को या नेशनल आईटी बोर्ड को अपना वो टिकट नंबर भेजे जिनके थ्रू वो ट्विटर के साथ आपका इशू रेज करेंगे। वो करते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है या वो इतनी पीटीए का तो मुझे
कंसर्न है एक आम शहरी के लिए? पीटीए का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नेशनल आईटी बोर्ड शबाद साहब के थ्रू हमने कुछ अकाउंट्स अनसस्पेंड करवाए थे पिछले वक्तों में, लेकिन ट्विटर नॉर्मली बहुत सारे अकाउंट्स जो गलती से सस्पेंड होते हैं वो रिस्टोर कर देता है, लेकिन जो गलत वायलेशंस पे होते हैं सस्पेंड वो और ऐसे सारी दुनिया में होते हैं ना, इंडिया में भी तो अकाउंट्स होते होंगे, इंडिया में भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन रेशो पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा अकाउंट्स, और इसमें एक कश्मीर वाला फैक्टर भी है कि आप कश्मीर पे बात करते हैं तो इंडिया वालों को पसंद नहीं आती तो वो बंद करवा देते हैं। उन्होंने तो हमारे सदर साहब को, आरिफ अलवी साहब को नोटिस भेजे हुए हैं ट्विटर के थ्रू के आप अपनी ट्वीट डिलीट करें। वो ये कि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन शायद ये है कि ट्विटर, फेसबुक क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। और इस पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट व्यू है, वो ये है कि सिलिकॉन वैली में जहाँ से ये सारे जनरेट हुए हैं कंपनीज, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो प्रॉफिट्स है। ठीक, वो हायर प्रॉफिट जहाँ पे नज़र आते हैं वो वहाँ पे इंक्लिनेशन हो जाता है। ये चीज़ ज़्यादा शायद इसलिए भी मैटर नहीं करती बिकॉज गूगल का सीईओ, मैं अभी इनको बता रहा था कि वो इंडियन निजात हैं, वो तो बायस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हमारी मार्केट बहुत फ़र्क है। जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो रूल करती हैं सोशल मीडिया कंपनीज पे, और पाकिस्तान में बहुत थोड़ा, शायद लेस देन 1% ऑफ द ट्विटर्स रेवेन्यू पाकिस्तान से जा रहा होगा। ठीक, देखिए पैसे, सिंपल सी बात है, पैसे जो है वो इंडिया की मार्केट से तो उनको बहुत सारे मिलेंगे, तो फिर तो बात सही हुई कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी मार्केट से उनका रेवेन्यू उनको यहाँ लाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम उनको स्टेक नहीं देंगे पाकिस्तान में, जब तक हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे इस लेवल पे कि वो पाकिस्तान में आके अपना बिजनेस करें और एग्जिस्ट करें, स्टेक, जो आई थिंक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है मतलब, वो स्टेक नहीं है उनका भी यहाँ पे। तो अगर ये जो हमारी हुकूमत कह रही है कि हम फेसबुक से और ट्विटर से बातचीत कर रहे हैं और उनके सामने ये मामला रखा है, उसका कोई असर नहीं होगा उस वक्त तक जब तक स्टेक्स ना हो। एक फॉर्मूला होता है, उसको कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। हाँ। हम सिर्फ स्टिक में बिलीव करते हैं फिलहाल। हम वो कैरेट वाले मामले पे अभी आए नहीं, हम स्टिक वाली पे बात करें। हम आपको बंद कर देंगे फेसबुक, हम आपको बंद कर देंगे ट्विटर, तो अभी हम स्टिक पे हैं। जब तक वो कैरेट और स्टिक इकट्ठी नहीं होगी ना, तब तक मामला ये ठीक, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस पे हमें सिर्फ उनको गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें जो है इंटाइस भी करना चाहिए कि वो जो असद ने बात की है कैरेट एंड स्टिक, कि उन्हें ये भी दिखाएं कि पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग, और है, बिल्कुल एक ग्रोइंग मार्केट है। और ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा पता नहीं आपको ज़्यादा इसमें पता होगा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारे खित्ते में इंडिया में बहुत यूजर्स हैं ट्विटर के, गल्फ के अंदर, गल्फ में बहुत ज्यादा यूजर्स, बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल, और लीडर्स हैं, यानी सारे लीडर्स मौजूद। हमारे यहाँ बहुत कम है अभी। पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर्ड, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा जो भी कल्चर है ना वो इंडियन कल्चर है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये चीज़ें कई बार बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि वो खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे कि उनके पूर्वज कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी। अब उनको पता है, वैसे तो रिलेट करना मतलब उनको पूरा पता है कि ये जो आज का पाकिस्तान है वो पहले इंडिया हुआ करता था, और यहाँ पर पहले मेजोरिटी हिंदू ही हुआ करते थे। मेजोरिटी तो छोड़िए, सारे हिंदू हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हम सबको पता है कि तलवार की जोर पर यहाँ पर सबको कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर ये जो आज का जो पाकिस्तान है ना वो ज़्यादा कट्टर हो गया। मतलब वो हिंदू में से मुसलमान तो बने, लेकिन ज़्यादा खुद को साबित करने में ज़्यादा हो गए। तो अब उनको हमेशा एक चीज़ रहती है कि चाहे हम अरब के साथ हम खुद को रिलेट कर ले, चाहे टर्क्स के साथ, चाहे ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी, भले फेस मैच ना करते हो, लेकिन इंडिया के साथ तो हम कभी भी खुद को मैच करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर यही बात होगी कि भाई मतलब कोई ना कोई तो होगा ना सेंसिबल बंदा जो सोचेगा, ठीक है आपने टर्की में कोई 2-4 ड्रामे देख लिए, 2-4 सीरीज देख ली, आपने कह दिया कि भाई नहीं क्या मज़ा है, लेकिन आप मतलब और किसी कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इंडिया के 99% कंटेंट से आप है ना रिलेट कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ कुछ ना कुछ हमें समझ में आ रहा है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर्ड, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट
Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं। और हम भी यही करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट? मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। इट्स ऑल पॉलिटिक्स एंड इट्स सैड। इससे पहले तो मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि आपने बिल्कुल जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एंड हाउ मतलब जो एक रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है rather than a tool of enlightenment and of love and of of peace and of progression and of coexistence हम बहुत नेगेटिव कॉम हैं अनफॉर्चुनेटली। हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे, ना कि उनकी अच्छाइयों पे। इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप इंडिया को देख लें, किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे माथे पे शिकन आ जाती है। कल्चर है क्या? मुझे हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है। सो नरेंद्र मोदी जो है he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं, वो एससीओ से बाहर निकलना। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसे। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत, रशिया, चाइना बहुत सीरियस कंट्री है और मान लीजिए कि अगर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वो उस टाइप की सिचुएशन अब क्रिएट नहीं होगी जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी। मतलब लड़ाइयाँ होती थी, मतलब इन तीन कंट्री में तो ठीक अच्छी सिचुएशन रहेगी। अब सबको पता है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक अलग लेवल की सिचुएशन हो रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फिर भी यहाँ पर ट्रेड जो है वो 100 बिलियन, 110 बिलियन, 120 बिलियन के आसपास हमारा सालाना चाइना के साथ चलता रहता है। तो चाइना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा लड़ाई। भले ही चाइना हमको ज़्यादा बेचता है, हम थोड़ा कम बेचते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम बेचते हैं हम, लेकिन आज नहीं तो कल इस आंकड़े को हम मैच कर जाएंगे। और जब इस टाइप का कंपटीशन हो तो हमें भी एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि भाई इसको तो हमें, ये वैसे तो दुश्मन ही है चाइना, हमें कुछ भी करके इसको पटक नहीं देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बिजनेस रूट हो, चाहे कोई और जगह पर हो, सिवाय लड़ाई के अलावा जो भी रास्ता हमें मिलेगा हम डेफिनेटली उसको लेंगे। और कमर्ची में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया जो है वो सीरियस कंट्रीज है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इंडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, जिस पोजीशन पे चल पड़ा है, जिस लेवल पे वो अपना असला खरीद रहा है, वो फ्रांस के पास जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है, वो इसराइल के पास जा रहा है, वो अमेरिका के पास जा रहा है, जिस लेवल पे वो जा रहा है, उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमें अपने बॉर्डर्स पे मामला ठीक ही चाहिए। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे मामला मजीद खराब हो। हमने देखा 40 साल अफगानिस्तान में क्या हुआ। और इंडियंस बेवकूफ नहीं है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग के साथ मिलिटरली इंगेज नहीं होंगे। सो नरेंद्र मोदी जो है he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. So he's not going to get engaged with the Chinese. वो चाइनीज के साथ इस तरह engage नहीं होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं, लेकिन वो
वो चाइनीज के साथ मामलात खराब करके अपनी जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और जो 75 साल नॉन अलाइंड रह के वो जो डिविडेंड्स है वो नहीं वजाया करना चाहते, बिकॉज उनको पता है इन्हीं डिविडेंड्स का हमें फायदा होना है। सो ये जो समिट RIC समिट है, रेडी रशिया इंडिया चाइना की जो समिट है, ये समिट बेसिकली इट्स अ ब्रेक थ्रू। ये वो ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को मिल रहा है, और ये रशिया ब्रेक थ्रू करा रहा है। लेकिन अमेरिकन इससे बड़े परेशान है, और अमेरिकन समझते थे कि जितनी इंडिया और चाइना के मामलात आपस में खराब रहेंगे वो हमारे लिए ठीक है। अब ये है कि जारी बात है, भले SCO का प्लेटफॉर्म हो, RIC का प्लेटफॉर्म हो, ये देखिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलहदा बना लिया, बिकॉज दे आर सीरियस नेशंस। देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं। वो SCO से बाहर निकल आए हैं। उनको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ठीक है, हमारा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जरूर मौजूद है जो कि इंडियंस एंड जो रशियंस और चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन वो समझते हैं कि हमें अपना जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। भारत की सब सुनते हैं, और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है, वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी एक आध में तो वो बाहर चले गए, और पाकिस्तान के लिए जाहिर है काम नहीं कर रहे, बाहर ही हैं, और इसी किसी और कंट्री में यानी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रखी ही नहीं कि कोई यहाँ पर रुकना चाहे। लेकिन इकोनॉमी के लिए भी आपको, अगर कब तक आपको मतलब आप लोगों को खाने की आदत पड़ गई है, फ्री में बैठे बैठे आप लोगों को आदत सी हो गई है कि आप लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उसी से गुजारा करते हैं। इमरान खान साहब शायद दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लोन अदा करने के लिए, यानी लोन की जो पैसे हैं वो वापस करने के लिए मजीद लोन्स जो है वो ले लिए हैं सारी दुनिया से। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था, और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी CPEC निशाने पे आ जाएगी। तो CPEC अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील। लेकिन रशिया के पास एक लिवरेज बड़ी जबरदस्त आई है, और वो ये लिवरेज है कि वो कॉन्टिन्यूसली दे विल बी इन पावर, दे विल कॉन्टिन्यूसली मेक इट हैपन कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो रिसेंट US का डिफेंस बिल आया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडिया उनको वो साथ नहीं दे रहा जो वो साथ मांगते हैं उनसे। अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि चीन एक नेक्स्ट लेवल का एक एनिमी उनको मिल गया। पाकिस्तान जो है, क्या वो चाइना को रोक सकता है कि वो इंडिया के साथ इसमें ना एंगेज हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कैसे उनको रोक सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाता तो चाइनीज जो है वो नारे मारते हैं, और चाइनीज जो है वो अपना, उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, थोड़ा अर्सा पहले जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की समिट हुई थी, उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, चाइनीज भी नहीं गए थे, लेकिन दोनों ने रीजन अलग-अलग बताई थी। सो हमें इस चीज को समझना ये है कि इंडिया चाइना की अगर बर्फ पिघलती है तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा कि पाकिस्तान को नुकसान हो। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे।
जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है। ममालिक इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है। और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। और ये कहना छोड़ दिया कि हम मजलूम हैं और दूसरा जालिम। उन्होंने कहा सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, कई महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि जो जिनके रिलीजन में लिखा है कि भाई मूर्ति पूजा है या उसको कुफ्र कहते हैं ना, कि जो दूसरे या फिर मूर्ति को पूजते हैं या फिर दूसरे किसी को पूजते हैं। अब यहाँ पर यही हिंदुओं का टेक्स्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा इन सऊदी अरेबिया, और हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, ज़रूरी है कि आप जानें किसी के बारे में। ये पाकिस्तान जब कभी भी प्रोपोगेंडा चलाता है कि इंडिया के अंदर ये होता है, इंडिया के अंदर वो होता है, तो ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करके यहाँ पर फैक्ट चेक किया जाए कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। अब देखिए, यहाँ पर सऊदी के अंदर ये किया जा रहा है, ये वो सऊदी है जहाँ पर वहाँ भी विचारधारा चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन उसमें इतना झुकाव आ चुका है, इतनी नरमी आ चुकी है कि दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख शामिल किए गए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। और मुसलमान इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की मोनोथीज़म यानी तौहीद को कायम करने के लिए और शिर्क के खात्मे के लिए, और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है।
मैंने भी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी तकरीबन 10 साल पहले मैंने पढ़ा था, आज भी मुझे गायत्री मंत्र संस्कृत में याद है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इस नाहिए से और इस एंगल से कि हम इसको पढ़कर उन तक जाकर जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म वगैरह हो गया, इनके और हमारे दरमियान में जो कॉमन चीज़ें हैं इसको उभारा जाए, इसके ऊपर बात की जाए। और उनके और हमारे बीच में जो कॉमन चीज़ है वो तौहीद ही है, मोनोथीज़म ही है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके खिलाफ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है जाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और वो लेकिन वो ये जानते हैं कि जाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे फिर बेशक कोई उनके जितना मर्जी खिलाफ हो उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं। कि पहले सऊदी अरब की जो बुक्स थी उसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें पढ़ाया जाता था कि जो यहूदी हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस दुनिया पर उन्होंने काबू पा लिया है और वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम सबको काबू पर कर सकें। अब ये मटीरियल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा शहादत और जिहाद पर मबनी भी कुछ बहुत सारा मवाद मौजूद था उन बुक्स में, लेकिन उस मवाद को भी वो चैप्टर भी अब ख़त्म कर दिया गया है। ये बात करना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। अगर कोई मसला बड़ा दरपेश हो जाए तो हम फ़ैसला वहाँ से लेते हैं। अगर कोई फतवा लगाना हो किसी चीज़ पे, किसी ने ये कर दिया तो हम फैसला वहाँ से आता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। जहन में अब ये आ रही है कि पाकिस्तान, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक, इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और उनकी तरफ बहुत देखता है। हम उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान, उनका जो भी रहन सहन है उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि उन्होंने ये चेंजेस कर ली हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी यहाँ पर उन्हीं की पैरवी की जाएगी? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है। और हमें भी उसके जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं, हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं। अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and Bajor. पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी कम। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान को सपोर्ट करके वो बच जाएंगे इन द सेंस तालिबान जो है वो फिर उनको सपोर्ट करेंगे कश्मीर के चक्कर में और ये सारी चीज़ें उनको थी, लेकिन वो भूल गए कि उनका ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर।
जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको लेकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और जो अफगानिस्तान है वो जो इस बॉर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानता। कई बार पाकिस्तान ने वहाँ पर फेंसिंग करने की भी ट्राई की, लेकिन जब की जाती है तब वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। और देखिए तालिबान तो, मैंने बीच में एक इंसिडेंट सुना था कि भाई कोई रॉकेट लॉन्चर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से शूट किया गया और पाकिस्तान के किसी एरिया में गया, तो पाकिस्तान ने कंप्लेंट की कि भाई आप तो सिविलियन एरिया में फोड़ रहे हो, मतलब सीधा अगर आप आर्मी या फिर वहाँ का ठीक करते हो तो समझ में भी आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको नहीं पता था कि ये कैसे ऑपरेट होता है, उसने दबाया और ये निकल गया। कहने का मतलब ये है कि तालिबान उस लेवल के पागल है, जरा भी जिम्मेदारी जैसा कोई चीज़ है नहीं। अगर उनके पास, मगर उनके सामने कोई अच्छी आर्मी होती तो उनको मतलब कि सुलह भी देती, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत विपरीत हो रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि आईएसपीआर की जानिब से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें अफगान टेरिटरी से टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला, जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद पहली मर्तबा आईएसपीआर की तरफ से पब्लिकली अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत को यह मुतालबा किया गया, ये उन पर जोर दिया गया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। इस सब के अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and Bajor। साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ इन्होंने ये स्नाइपर अटैक्स जो निशाने लगाकर करते हैं वो 12 मुख्तलिफ अटैक्स की एक वीडियो फुटेज जारी की है, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज दूर से अटैक करने वाली स्नाइपर राइफल्स थीं। और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही एडवांस, दुनिया का एडवांस तरीन जो थर्मल इमेजिंग साइट्स का एक सिस्टम है, जो कि आप कह सकते हैं कि रात को थर्मल और नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनसे भी एडवांस सिस्टम के जरिए इन्होंने ये कहां से हासिल हुए, कौन सा मुल्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये असलहा कहां से आया, ये तो बड़े अहम तरीन सवाल हैं। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है आयशा, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, कल की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे, या तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी जरूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाजा करें, आज तक मैं आपको बड़ी वसूख से कहता हूं, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी।